कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। हामिद अंसारी साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि गजनी के साथ आए हुए इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है 3 का तरकश का। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों के केंद्र में हैं और इस बार उन्होंने कहा है महमूद गजनवी या लोधी हिंदुस्तानी लुटेरे थे। हिंदुस्तानी लुटेरे, विदेशी नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास को इस नजरिए से देखा जा सकता है? वही गजनवी जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, क्या उसे सिर्फ हिंदुस्तानी कह देना सही है? क्या आक्रांता का महिमा मंडन तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है? हामिद अंसारी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रही है। तो आज 3 का तरकश में इसी मुद्दे पर होगी डिबेट। जो सवाल आज पूछने जरूरी हैं उनमें पहला सवाल, आक्रांता गजनी का बचाव क्यों किया जा रहा है? गजनी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताने के पीछे सोच क्या है? सोमनाथ पर 17 बार हमला करने वालों की तरफदारी आखिर क्यों? और क्या हामिद अंसारी ने जानबूझकर यह बयान दिया है? और सबसे बड़ा सवाल ये, आक्रांताओं के महिमा मंडन के पीछे किसका इकोसिस्टम काम कर रहा है? और क्या आज ये देश की प्राथमिकता है कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द देश की राजनीति घूम रही है? तो इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी ने आज इस मामले पर कैसे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर हमला बोला। हामिद अंसारी साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि गजनी के साथ आए हुए इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है। किस कारण से लुटेरों के प्रति इतनी आत्मीयता है, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक रोगी मानसिकता है और यह मुगल, मैकॉले और मार्क्स, ये M3M के कारण यह सारी की सारी समस्या उत्पन्न हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ गए हैं। वीएचपी से अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी के हाफिज गुलाम सरवर साहब इस वक्त जुड़ गए हैं और बहुत जल्द बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी मेरा आपसे है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा आपने सुना, पूर्व उपराष्ट्रपति ने क्या कहा आपने वो भी सुना। आज की तारीख में देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अब क्या दोबारा से एक बार बैठ जाएं सब लोग और बैठकर तरीके से इतिहास लिख लें, हमेशा हमेशा के लिए इस बातचीत को, इस डिबेट को खत्म करें? या आज साल 2026 में भी इसी बात पर चर्चा होगी कि कौन आक्रमणकारी था, किसने क्या तोड़ा, वो हिंदुस्तानी था, वो विदेशी था? क्या है देश की प्राथमिकता? बिल्कुल आपने सही कहा कि देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देश की प्राथमिकता तो युवा होना चाहिए। युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं के बारे में होना चाहिए, महिला समस्या का समाधान हो गया कि नहीं हो गया। अर्थव्यवस्था हमारे देश की मजबूत हो गई कि नहीं होगी, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है, कैसे यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसान अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, शुद्ध हवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोकतंत्र मजबूत है या नहीं है। संविधान बदलने की बात कौन लोग कर रहे थे जो 400 वोट मांग रहे थे, 400 सीटें मांग रहे थे। सवाल है कि देश की प्राथमिकताएं तो अलग बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बात कहाँ करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को जो मुद्दे सूट करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं देश के मुद्दों से, बट उन मुद्दों को पकड़ के फलाने ने बोला, फलाने ने बोला, तो उससे पूछताछ कीजिए क्यों बोला, किसने बोला, मुद्दा क्यों बनाते हैं उसको। पूर्व उपराष्ट्रपति ने लेकिन ये क्यों बोला, आपकी समझ क्या कहती है? पूर्व उपराष्ट्रपति ये बयान क्यों दे रहे हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो क्यों ये बयान दे रहे हैं? आपकी समझ क्या कहती है इस पर? कोई अपनी व्यक्तिगत राय रखता है तो उससे पूछिए कि क्यों इस तरह की बात करते हैं। नहीं सर, व्यक्तिगत राय तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा जो होती है वो होती है व्यक्तिगत राय। अगर पूर्व राष्ट्रपति कोई बात कहेंगे, किसी मंच पर कहेंगे, किसी इंटरव्यू में कहेंगे, तो सर वो फिर व्यक्तिगत राय नहीं है। घर में आप एक बार नहीं अनुराग जी सुनिए ना, अनुराग जी घर के ड्राइंग रूम में, घर के बेडरूम में जो बात हो रही है वो व्यक्तिगत बात है, ये बात व्यक्तिगत बात नहीं है।
सिर्फ रो रहे करहा रहे रो भी नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत बात के दायरे में क्यों डाल रहे हैं आप उसे? व्यक्तिगत बात वो अपने घर के कमरे में बैठ के करेंगे ना, यहाँ मंच पर आकर कोई बात होगी तो वो व्यक्तिगत राय नहीं है। ठीक है, शिवम त्यागी आ गए हमारे साथ। शिवम त्यागी, सीधा सवाल उन्होंने ये कह दिया है कि बीजेपी को मुद्दों की कमी है, देश पर बात नहीं करनी, युवा पर बात नहीं करनी, आधी आबादी पर बात नहीं करनी, हवा पानी पर्यावरण पर बात नहीं करना, निकाल कर ये आक्रमणकारियों के मुद्दे आप लेकर आते हैं और उसको राष्ट्रीय डिबेट्स का विषय बनाते हैं। जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने कहा, हमने तो कहा नहीं उनको कि इस तरह की बातें करें, हमने तो कहा नहीं कि इस तरह की बात करने की आवश्यकता क्या है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक लुटेरे को, बलात्कारी को, एक आदमी जिसने इस देश को 17 बार आक्रमण किया और तमाम जगह पर लूटपाट करी और न जाने क्या क्या किया, उसको जबरदस्ती हिंदुस्तानी क्यों बना रहे हो? और कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो भाई? कहां से ला रहे हो ये इतिहास? अरे गजब बात हो गई। अफगानिस्तान इस देश का हिस्सा था, लेकिन मौर्य वंश के समय था, कुषाण वंश के समय था। वो 500 ईस्वी और 700 ईस्वी की बात है। और खास तौर पर जब महमूद गजनी की जो बात हो रही है, उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 27 साल में 17 बार इस देश पर आक्रमण किया। उसका उस समय का रास्ता हुआ करता था, वो उनकी राजधानी थी गजनी, उसके बाद वो वहां से निकलकर काबुल से खैबर दर्रा, फिर पंजाब, और पंजाब से फिर नॉर्थ हिंदुस्तान में आया। उसने इस देश को लूटा। इस हिसाब से तो कल आप कह दोगे कि पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, और वो जो पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी ही है, कभी तो था ही 47 से पहले। ये बेतुकी कुतर्की बातें करना और ये साबित करना कि वो हिंदुस्तानी था, वो नहीं था भाई। और हम कोई यहाँ पर जो है डिस्कोर्स जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हम। उन्होंने बोला, वो इस बात को जस्टिफाई करें, बताएं। खारिज कर दीजिए ना, आप भी उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? खारिज कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। फालतू बात बोलकर खारिज कर दीजिए ना, क्यों उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है? कि सुधांशु जी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना पड़ेगा, वो बात करेंगे तो फिर देश में मुद्दा बनेगा ना, ये राजनीति का मुद्दा होगा। ये इसका मतलब आप लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो, इस पर बात हो। इस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति अगर इस तरह की आकर बात करेगा तो माफ कीजिए, हमारा जवाब देना काम है। हमने जवाब दिया तो उसके जाहिर है मीनाक्षी जी का भी उस पर डिस्कशन करना काम है। तो हमने कहां डिस्कशन को लीड किया? अगर उन्होंने इस तरह के डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स रखे ही नहीं होते, अगर उन्होंने लोधों को और रजनियों को, लुटेरों को इस देश का हिस्सा बताया, तो उस पर हमने जवाब दिया। जवाब देने के बाद आप उस पर चर्चा कर रही हैं, और चर्चा होनी चाहिए, और वैसे ही चर्चा हो रही है जैसे बाकी सब चीजों पर चर्चा होती है। एक लुटेरा जिसके जमाने में दुख्तरे हिंदुस्तान मीनारे दो दीवार, ठीक है, आ रही हूं अनुराग जी आपके पास, ठीक है, जो है उनको बेचा गया और न जाने क्या क्या अत्याचार हुए। ठीक है, हाफिज गुलाम सरवर, अब देखिए क्या जरूरत पड़ी है इस तरह से हामिद अंसारी जी को ये बात कहने की? एक सम्मानजनक पद पर रहे हैं, उस पद की अपनी गर्मा रही है, और उस पद से हटने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति की नजर से आपको देखा जाता है ना। आपके कुछ भी कहने का मतलब है, देश में इतने इश्यूज पड़े हैं, बार बार निकाल के ले आते हैं वो ऐसे विषयों को, और विवादास्पद बयान देने का ये कोई उनका पहला उदाहरण तो है नहीं। क्या जरूरत है इस बयान की? नहीं, गैर जरूरी बयान है, इससे तो मैं भी मुत्तफिक हूँ। और जो बात अभी सपा प्रवक्ता ने कहा, वो बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन 2-3 और पहलू है। ये भी समझना है कि उन्होंने महिमा मंडन नहीं किया, लुटेरा ही तो कहा है। कहीं और कोई अच्छे हिंदुस्तानी है ये भी कहा है, हिंदुस्तानी है ये भी कहा है, विदेशी नहीं, हिंदुस्तानी है ये भी कहा है। यस, अब आ रहा हूं। 10वीं सदी में जो अभी 1001 से 27 तक की बात वो कर रहे हैं हमारे भाजपा प्रवक्ता, 10वीं सदी में भारत कहां पर था, कौन सा हिस्सा भारत का था, और कहां कहां उसने हमला किया? उसने जो गुजरात पर हमला किया, उसने जो ग्वालियर पर हमला किया, उसने जो मथुरा पर हमला किया, उसने जो कन्नौज पर हमला किया, सारे राजा अलग थे तो देश तो अलग अलग था, भारत तो था ही नहीं। भारत तो आजादी के बाद इंडिया दैट इज भारत हुआ है। ये कौन सी मनगढ़ंत दास्तान सुना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी रो रो के कह रहे थे ये दौलत के लिए आक्रमण नहीं हुआ था, धर्म पर आक्रमण था। इनको सारा खेल धर्म का ही नजर आता। आक्रमण शासक का है तो धर्म का आक्रमण हो गया। ठीक है, अब ये हामिद अंसारी के बयान नहीं तो सोमनाथ मंदिर पर हमला क्यों हुआ? फिर सिर्फ धन दौलत के लिए हुआ क्या? नहीं, सिर्फ लूटने के लिए हुआ। तो लूटने के लिए हुआ तो एक बार लूट के चले जाते। नहीं तो लूटने के लिए हुआ तो शिवलिंग तोड़ने की क्या जरूरत थी फिर? अगर लूट के लिए हुआ होता, सर सुनिए गुलाम सरवर जी, लूट के लिए हुआ होता तो फिर शिवलिंग को क्यों तोड़ा गया? चले जाते, सोना ले लूट कर ले जाते, शिवलिंग क्यों तोड़ दिया? और बस एक सेकंड, अब रुकिए। तो अगर मैं अभी डेट, तारीख और नाम के साथ कह दूं कि हिंदू राजा ने भी मंदिर को तोड़ा, तब क्या जवाब देंगे शिवम त्यागी? पहले इनसे पूछ लीजिए, कमिटमेंट करवाइए पहले, तो मैं नाम बता दूं। आपकी नजर में
आपकी नजर में आक्रमणकारियों ने जो हमला किया वो धर्म पर नहीं था, सिर्फ धन दौलत लूटने के लिए किया गया, धर्म पर हमला नहीं था। बिल्कुल हिंदू धर्म को निशाना नहीं बनाया गया, सनातन धर्म को निशाना नहीं बनाया गया इस देश में। नहीं बता इस देश के इतिहास पर आप अपनी पहले टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चाइना वही काम कर रहा, अमेरिका वही काम कर रहा, रशिया वही काम कर रहा, जिसके पास ताकत है वो आज भी वही काम कर रहा। हजारों मस्जिद बम से उड़ गए तो क्या फिर मैंने इस्राएल। अमितोष पारिक जी, हाँ ठीक है, विश्व हिंदू परिषद से अमितोष पारिक जी भी हमारे साथ हैं। अमितोष पारिक जी, गुलाम सरवर साहब तो ये कह रहे हैं कि धन दौलत के लिए हुआ है ये हमला, धर्म पर तो ये हमला था ही नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है उनको? विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है, उसका है वर्षदम भारती नाम भारती यत्र संतति। जो 1400 वर्ष पहले आए हैं और सपने से जग के बाहर आए हो, उन्होंने ना विष्णु पुराण पढ़ी होगी, ना भारत की कल्पना करी होगी, ना अखंड भारत को समझा होगा, और भारतीयता का है ये इन्हें समझ में नहीं आया होगा। अब हम बात किसकी करें मीनाक्षी? अब एक सेकंड आपके बीच में 10वीं सदी में भारत का हिस्सा बताइए, भूगोल बता दीजिए। 10वीं सदी में भारत का भूगोल। मैं आपके साथ चीखूंगा नहीं, मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए, आप आपके समय। 10वीं सदी में भारत का भूगोल मैं ऐसी डिबेट करूंगा नहीं, मैं जवाब ही नहीं दूंगा आपको। ठीक है गुलाम सरवर जी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी वो पहली बार बात कर रहे हैं, ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा, पहले वो अपना उनको अपना फर्स्ट रिमार्क्स रखने दीजिए, ठीक है, बोलिए पारिक जी। भारत का अरे अब चुप रहिए आप। गुलाम सरवर जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपकी बारी में सर सब चुपचाप से सुन रहे थे, ठीक है, प्लीज वन बाय वन बात करेंगे। हाँ पारिक जी बोलिए। विष्णु पुराण की बात आता हूँ ऋग्वेद पे, क्या बोलता है ऋग्वेद? ऋग्वेद बोलता है संगच्छध्वम संवादवध्वम संवो मानसली जनतम, मतलब लेट अस मूव टुगेदर, स्पीक टुगेदर एंड लेट आवर माइंड्स बी इन हार्मनी। ये हमारे सनातन धर्म की बात करता है। वो व्यक्ति जो सोमनाथ, विदेशा, मथुरा लगातार तरीके से यहाँ पर हमले करते रहा, उसको भारतीयता से जोड़ना अपने आप में एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, रेडिकलाइजेशन और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात सिखाता है। अब हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो लगातार 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहा, लेकिन मुस्लिम विक्टिमहुड की लगातार तरीके से बात करते रहे। हामिद अंसारी जो पीएफआई का 2017 का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जाते हैं। हामिद अंसारी जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की बात करते हैं। हामिद अंसारी जिनके कनेक्शन जैसे मोहम्मद के लोगों के साथ कनेक्टेड पाए जाते हैं। हामिद अंसारी जिनके समय पे जब वो एम्बेसडर रहे अफगानिस्तान के, जब ईरान के अंदर में लॉ ऑफिसर्स पकड़ में आते तब तेहरान के अंदर में किस तरह के विषय उठाते हैं जिनकी हेल्प नहीं करते। हामिद अंसारी जो अपनी किताब में ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि वी फील इंटॉलरेंस, वी फील अनइजीनेस ऑफ द मुस्लिम विक्टिमहुड। हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति कहते हैं भारत की लग्जरी और प्रिविलेज को लेते हुए लगातार तरीके मुस्लिम विक्टिमहुड की बात करते हैं। वो हामिद अंसारी जो क्लेम, जिनका डायरेक्ट एसोसिएशन आता है पाकिस्तान की नुसरत मिराज के साथ, और जो कहती है कि he spread information against India to ISI, वो हामिद अंसारी जो कल्चरल नेशनलिज्म को खतरा बताते हैं, वो हामिद अंसारी जिनको भारत के अंदर में अनइजीनेस लगती है, मुझे लगता है ये वो हामिद अंसारी की हम बात कर रहे हैं जिनने लगातार तरीके से अपनी ऑटोबायोग्राफी में, शशि थरूर की बुक लॉन्च में, पीएफआई के साथ इवेंट्स के अंदर में, जमात इस्लामी के साथ और आईएमसी के साथ करते हुए दिखाए कि व्हाट इज भारतीयता और किस तरह से भारतीयता का उन्होंने विरोध किया। एक बार भी जीनोसाइड के अगेंस्ट आवाज उठाई नहीं उठाई, एक बार भी हिंदू माइनॉरिटी आवाज उठाई नहीं उठाई। इनके कार्यकाल में लगातार तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी होता गया, आवाज नहीं उठाई, बट ही वॉज टू बिजी इन ऑक्यूपाइंग फ्रीबीज। और उस हामिद अंसारी को आज मुगल इन्वेडर के साथ, हिंदुत्व के साथ जोड़ते, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। अनुराग भदौरिया जी, विदेशी था आक्रमणकारी या हिंदुस्तानी था? देखिए आपको क्या लगता है? मैं तो नहीं, क्योंकि मैं तो बस इतना मैंने तो बातचीत की शुरुआत में ही, मैंने आज बातचीत की शुरुआत में कहा था कि देश की प्राथमिकता पर बात करते हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो अब अगर इस बात पर भी डिफरेंसेस हैं कि आक्रमणकारी विदेशी था या हिंदुस्तानी था, तो फिर तो ऐसा लग रहा है शुरू से अब बात करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, कहीं कोई नहीं है। मैं आपको, हामिद अंसारी जी इतने खतरनाक आदमी हैं और हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में नहीं डाला। कैसी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बैठ के यहाँ पे। इतने खतरनाक आदमी, तब तो सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी ना। मैंने सिर्फ इस तरह की बातें करके और निकल जाना, ये ठीक नहीं है। देश में सरकार है कि नहीं है? देश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। और हामिद अंसारी जी इतने खतरनाक आदमी है, कहाँ उनके संबंध है, और फिर हमारे देश में रह रहे हैं, तो इसके बाद उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर क्यों नहीं किया आपने कार्रवाई? इसके मतलब ये सरकार मिली हुई है, ये सरकार मिली हुई है। मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह की बातें सरकार के नुमाइंदे करेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके मतलब सरकार भी उसी रास्ते पे है। अरे अनुराग जी, किससे मिली हुई है सरकार? किससे मिली हुई है? कह रहे हैं कि हामिद अंसारी का इतना मेरी बात सुन लीजिए, यही तो, अरे मेरी बात सुन लीजिए। कह रहे हैं अगर हामिद अंसारी इतने खतरनाक आदमी है, अगर उनको नहीं पकड़ रही है तो क्या इसके मतलब क्या है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना इसके मतलब।
शिवम त्यागी, हाँ ठीक है, शिवम त्यागी जवाब देंगे इस पर। सरासर झूठ शिवम बोल रहे त्यागी, हैं। अभी जितनी बातें परीख साहब ने की है यहाँ पर, उनके पास इतने सारे इनपुट्स और इतना सारा डेटा है, और अगर वाकई अनुराग जी जो बात कह रहे हैं इतने खतरनाक है हामिद अंसारी, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, या उनकी सोच से जो है असर पड़ता है, तो ठीक है फिर एक्शन लीजिए। कौन रोक रहा है सर? सरकार आपकी है। हाँ शिवम त्यागी जी, देश के लिए इतना नहीं, देश के लिए इतना बड़ा खतरा है और हम लोग एनडीटीवी बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। बताइए शिवम त्यागी। हाँ ठीक है, शिवम त्यागी जवाब देंगे। एक चीज, उनकी सोच इस देश के लिए खतरनाक है तो है। इस देश में कल वो बैठकर ये भी कह सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन हिंदुस्तान का था। आज से 3 जनरेशन बाद लोग यही मानने लग जाएंगे कि वो हिंदुस्तान का था, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। अब मौलाना ने कहा कि भाई हमें बता दो हिंदुस्तान कहां और कब था। सही कहा पारिक ने। मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, मौलाना जी को छोड़िए, मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए। अगर आपके पास इतने इनपुट्स हैं, नहीं इनके बीच में कोई बोला क्या हैं कि हामिद अंसारी जी देश के लिए खतरा है, उस पे आपने क्या कार्रवाई की है बताइए पहले। इधर उधर मौलाना जी पे मत जाइए, पहले नहीं लड़ना है भाई। ठीक है, मुझे जवाब देके जाइए। ऐसे नहीं चलेगा कि बॉल हवा में उछाल दी उसके बाद निकल लिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल दो निकल लो। ये देश है भाई, आपने देश को क्या समझ रखा है? खिलौना? ठीक है, जवाब देने दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए शिवम त्यागी। बताइए ना क्या इनपुट आप। ठीक है अनुराग जी, आप सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं पूरा। हाँ ठीक है, लेट हिम आंसर नाउ। निकल जाते हैं भाई, ऐसे चलेगा देश क्या? ये नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुराग जी, मेड योर पॉइंट। आपने अपना वक्तव्य सर कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, उनसे जवाब तो सुन लीजिए ना सर। यहाँ पे कोई बात, हामिद अंसारी अगर देश के लिए खतरा है, उनकी सोच देश के लिए खतरा है, तो उन पर एक्शन लेने की क्या तैयारी है? शिवम त्यागी। देखिए, मुख्तार अंसारी का समर्थन करने वाले, उनके भतीजे का समर्थन करने वाले आज हामिद अंसारी पर इतना उछल काहे रहे हैं भाई? क्यों इतने परेशान हैं आप? मैं आपके ऊपर नहीं चला, प्लीज मीनाक्षी जी रुक जाइए, इनको रोक दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे, मैं उनके बीच में नहीं बोला भाई। क्या लाभ है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच में बोलूं तो मैं लगातार बोल सकता हूं भाई, बेहतर आवाज है मेरी, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं है। थैंक यू। मैं एक चीज पर आकर कहना चाहता हूं, वो इस देश के उपराष्ट्रपति थे, इस देश ने उनको सम्मान दिया, लेकिन टाइम एंड अगेन इस देश में उन्होंने मुस्लिमों को खतरा होने से लेकर तमाम ऐसी बातें कही हैं। आज उस पर सवाल जवाब हो रहा है। मैं नहीं गया था हामिद अंसारी के पास ये कहने कि आप इस तरह की बातें करिए। इतने तो अनपढ़ नहीं है, वो देश के बड़े आदमी है भाई, उनको ये समझ है। अगर वो इस तरह की बातें कहते हैं तो जाहिर है उनको जवाब दिया जाएगा। और जहां तक बात कार्रवाई की है, जब वो हद से गुजरेंगे और कोई ऐसी बात करेंगे और करते करेंगे तो जाहिर है कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो उनसे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। ये मुख्तार अंसारी की पार्टी वाले मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, गजब बात हो गई। मैंने नहीं कहा भाई, ये उन्होंने कहा है और ये बिल्कुल गलत कहा है। और मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात कर रहे हैं, जवाब होता नहीं है। अनुराग भदौरिया, ये कोई लाभ नहीं, इस बात से कोई। ठीक है शिवम जी, मैं इस पे एक सवाल जोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं फिर गुलाम सरवर के पास जाऊंगी। शिवम जी, इस पे एक सवाल जोड़ देती हूँ। शिवम जी नहीं, मेरा सवाल शिवम त्यागी से है। शिवम जी, इस पे एक सवाल जोड़ रही हूँ मैं। मेरा सवाल ये है, आपके लिए तो ये बड़ी मुफीद पिच है, हामिद अंसारी ने जो बयान दे दिया, आपके लिए तो वो फोटे है आपकी पॉलिटिक्स का। तो आपको तो ऐसे बयान सूट करते हैं कि कोई अगर ऐसा बयान देगा तो इस बयान पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलेगी। आपके लिए तो वो मुद्दा आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है सर। तो इनडायरेक्टली आपके लिए अच्छा ही है। मीनाक्षी जी, जैसे आपने सवाल जोड़ा, ऐसे ही मेरा जवाब भी आपके सवाल को जोड़ने दे और बीच में जो ये पोल्यूशन है इसको थोड़ा सा कम करने दे। अनुराग जी प्लीज, हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट है अनुराग जी, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा प्लीज, लेट हिम कंप्लीट। मेरी पॉलिटिक्स और मेरी पार्टी की पॉलिटिक्स को क्या सूट करता है उस पर हम आगे जाते हैं। लेकिन हामिद अंसारी को जाकर हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ये बयान देना है। हामिद अंसारी को जाकर हम ये नहीं कहते हैं कि अपनी किताब में लिख दो कि मुस्लिम होने के नाते उनको यहाँ पर घुटन महसूस होती है। हामिद अंसारी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल पिच है आप उस पर आकर बयान दीजिए, मत दीजिए बयान इस पर आकर, उन्हें बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो इस देश की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करेंगे, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स देंगे, तो जाहिर है हम उनको करेक्ट कर रहे हैं, आप उस पर डिबेट कर रहे हैं, सब अपने अपने पक्ष रखते हैं और आगे बढ़े। मैं एक बयान सुनवाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समय उन्होंने जब अपनी स्पीच दी थी तो अपने भाषण में एक अहम बिंदु का जिक्र किया था। उस बिंदु के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया
कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। गुलाम सरवर, देखिए ये एक पुराना बयान मैंने प्रधानमंत्री का सुनाया, अभी कुछ दिन पहले का ही था। आप देखिए वो बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं, मंच से वो जो कह रहे हैं। तो जब इस तरह के बयान जैसे हामिद अंसारी ने दिया, तो ये बयान तो ऐसा बयान है जो बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। आप लगाते रहिए उन पर तमाम आरोप कि आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये बयान जब प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से देते हैं तो वो बयान मासेस तक कन्वे होता है और उस बयान से जुड़ी हुई जो भावना है वो लोगों को छूती है। क्यों दे रहे हैं मौका, क्यों मौका दे रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स उनको सूट करती है तो मत दीजिए ना मौका इस पॉलिटिक्स को करने का। बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं इस पक्ष में सदैव रहा हूं। किसी भी मुस्लिम स्कॉलर को विशेषकर अपने बयान देने से पहले इस बात को परख लेना चाहिए कि मेरे किसी बयान से देश में ऐसा डिबेट ना शुरू हो कि भाजपा को एक हथियार के रूप में पॉलिटिक्स करने का मौका मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, बड़े लोग हैं, हम लोग उनके जुबान पर तो रोक नहीं लगा सकते हैं, अपीलें करते रहते हैं। लेकिन इस डिबेट में मैंने एक सवाल किया, एक सवाल सपा प्रवक्ता ने किया, न मेरे सवाल का जवाब मिला न उनका जवाब मिला। ठीक है। अगर पारिक जी कह रहे हैं जैशे मोहम्मद से संबंध है, ये इन्होंने दावा किया है, पूरी फेहरिस्त इन्होंने रखी है, तो जैशे मोहम्मद से संबंध रखने वाला व्यक्ति भारत में अगर इस तरह से इंटरव्यू देता रहेगा और नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है और मैंने भी ये सवाल इसीलिए शिवम त्यागी से पूछा है कि भाई देखिए इतने स्पेसिफिक इनपुट्स अगर पारिक साहब दे रहे हैं तो फिर इस पर ये तो गंभीर विषय है सर, है ना। ये बात सिर्फ ऐसे नहीं कि आई गई बात नहीं होनी चाहिए, चलता एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इस पर वाकई पिन पॉइंटेड आंसर होना चाहिए। ठीक है अनुराग जी, आप अपना सवाल जोड़िए, फिर फाइनल आंसर शिवम त्यागी देंगे। हाँ 10 सेकंड। ठीक है, देखिए ठीक है, बोलिए अनुराग जी। देखिए मैं तो बस इतना कहूंगा, सुनिए मैं तो बस इतना, देखिए मीनाक्षी जी मैं तो बस इतना कहूंगा, इस देश को क्या हो गया है, संत समाज का अपमान हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आपने देखा, उनको स्नान नहीं करने दिया गया, महिलाओं के साथ अन्याय, नागरिकता हमें प्रूफ करने के लिए मांगा जा रहा है कि आप नागरिक हो, ये प्रूफ करो। जजों के ऊपर यहाँ पे किस तरह से चप्पल फेंकी गई, किसानों का किस तरह से आपने देखा, किसान अपना अधिकार मांगने के लिए रोड पे बैठना पड़ता है, मुसलमान भाइयों का किस तरह से उनके साथ समय की कमी है। हाँ, फाइनल जवाब ठीक है शिवम त्यागी, फाइनल जवाब। हाँ, समय की कमी है, ठीक है, क्लोजिंग। हाँ, क्लोजिंग रिमार्क्स शिवम त्यागी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि उनका जैशे मोहम्मद से जो है संबंध है, लेकिन मैं इतना कहता हूं, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आदरणीय हाफिज गुलाम सरवर जी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं कहा, उस समय के जो उसके साथी थे अलुतबी और तारिक यामिनी, जो उसके इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि वो बुत परस्ती को शिकन मानता था, इस्लाम को श्रेष्ठ मानता था और इसके अलावा मूर्ति पूजा उसके खिलाफ थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। पारिक साहब, हाँ, एक लाइन में बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स है, मेरे पास समय कम है, बस एक लाइन में अपनी भी क्लोजिंग आप रिमार्क्स दीजिएगा। हाँ पारिक साहब, मैं वापिस अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। जिस IAMC को इन्होंने सपोर्ट करा था, उस IAMC के अंदर में आसिम गफूर, जिनके लिंक्स जैशे मोहम्मद के साथ पाए गए थे, उस आसिम गफूर के लिंक्स। चलिए आप अपनी बात पर कायम है, लेकिन ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि इस बात पर जो है अनलेस की कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं हो तो इस तरह से मैं इस बात को इतना इंडोर्स नहीं कर सकती यहाँ पर। लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद आज चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सवाल फिर वही है कि इतिहास को कब कहाँ किस आईने से देखा जाएगा और वर्तमान से अगर उसको परखा जाएगा तो इस तरह की डिबेट और चर्चाएं निकलेंगी ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वक्त का यही है कि देश की प्राथमिकता में इतिहास है या वर्तमान के आईने से भविष्य है। बहुत धन्यवाद सभी का। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए NDTV इंडिया।